Hello dear students, today's lecture is for class 11th and the lecture is chemical structure of enzyme. Chemical structure of an enzyme. बेटा हम लोग ये टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था हमने बेटा. आज इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है इस टॉपिक के रिलेटेड. केमिकल कंपोजिशन क्या है एक एंजाइम का. बेटा लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, वो चीज़ें आपको याद होंगी बेटा. हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंजाइम जो है बेसिकली, इस एंजाइम की एक जनरल ओवरव्यू वाली फंक्शन क्या है. इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बेटा. इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. ये हम अक्सर कहते हैं, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, हेंस डिक्रीजेस टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ दैट रिएक्शन. ये भी कहते हैं ना बेटा. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब हम सीखेंगे यहाँ पे, ये जो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है, ये वाला किस्सा, इसके पीछे एक मैकेनिज्म है, इसके पीछे एक लॉजिक होगा, इसके पीछे एक फिनोमिनन होगा बेटा. हाउ एंजाइम्स बेसिकली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट बेटा. How enzymes are biocatalysts which increase the velocity of reaction and hence decrease the time. इसके पीछे जो मैकेनिज्म्स है वो भी हम पढ़ेंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा. उससे पहले आप लोगों को समझ आना चाहिए, जो हमने एंजाइम पढ़ा था उस केमिकल स्ट्रक्चर में मैंने बोला था एंजाइम्स बेसिकली एक्ट अपॉन, शाबाश, एंजाइम्स बेसिकली एक्ट अपॉन सबस्टेंसेस कॉल्ड एज सबस्ट्रेट्स बेटा. क्या कहा था उन्हें हमने, सबस्ट्रेट्स पे एक्ट करता है एंजाइम. अपनी अपनी सबस्ट्रेट पे अपना अपना एंजाइम एक्ट करेगा, उसको हमने कहा था सुपेसिफिसिटी, ठीक है ना. एंजाइम्स आर सुपेसिफिक इन एक्शन बेटा. तो सबस्ट्रेट जो होता है इसका मतलब क्या होता है, एंजाइम्स को लाजमी, एंजाइम्स के लिए मैंडेटरी है कि वो सबस्ट्रेट्स के साथ, शाबाश, इंटरेक्ट करे. तो तभी जाके बेटा ये सबस्ट्रेट कौन होते हैं, इस सबस्ट्रेट को समझने में आप थोड़ी सी, शाबाश, थोड़ी सी भी आप अपने अंदर कंफ्यूजन नहीं डालना बेटा, थोड़ी सी भी गलती नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट जो होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स. जैसे हम नॉर्मल रिएक्शन में A+B, शाबाश, गिव्स अस C सपोज बेटा. ये जो है इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है बेटा. क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स. या मैं ऐसे भी रिएक्शन लिख सकता हूं, AB मेरे पास है, इसको मैं A+B अलग अलग करूंगा, ये भी रिएक्टेंट है. जो बनेंगे वो प्रोडक्ट्स है, जो यहां बना यहां पे भी प्रोडक्ट है. तो बेटा रिएक्टेंट जो होता है इनको यहां पे सबस्ट्रेट कहते हैं, जिन पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं. इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना होता है बेटा किसमें, हमें प्रोडक्ट्स में. अगर सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट्स में, तो सबस्ट्रेट बेसिकली क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, ठीक है बेटा, रिएक्टेंट होता है. तो सबस्ट्रेट को ही कन्वर्ट करना पड़ता है हमें किसमें, प्रोडक्ट में. तो सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट वन आर द सेम थिंग है, ठीक है. तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का होना जरूरी है, इनको शाबाश अटैच होना जरूरी है आपस में. अब हमें यहां पे ये देखना पड़ेगा बेटा कि ये जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होती है. सर इसका मतलब क्या हुआ, दो में से बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसके साथ छोटा अटैच कर जाएगा, ठीक है ना बेटा. वो हम आगे देखते हैं. एंजाइम सबस्ट्रेट बड़ी है कि एंजाइम बड़ा है, कौन किसकी किस जगह पे अटैच होता है और उस अटैचमेंट की क्या खास बात है. फिलहाल आपको एक चीज याद रखना है कि एंजाइम्स एक्ट अपॉन सबस्ट्रेट्स एंड देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट. आगे जाके क्या होता है, उसके आगे क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे. लेकिन वापस आते हैं उस केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पे बेटा. हमने एक्चुअल में क्या कहा था कि एंजाइम्स जो थे वो कैटालिसिस में हेल्प करते थे, ठीक है बेटा. कैटालिस्ट्स एक्ट करते थे, तो प्रोसेस कौन सी करवाते थे, कैटालिसिस बेटा. इस कैटालिसिस को करवाने के लिए बेटा मैंने कहा था हमारे एंजाइम्स में फंक्शनल यूनिट्स होते हैं. छोटे फंक्शनल यूनिट्स को मैंने कहा था होलो एंजाइम कहते हैं. सबको याद होगा बेटा, क्या कहते हैं, होलो एंजाइम. होलो एंजाइम जो था दैट वाज, शाबाश, हैविंग हाउ मेनी कंपोनेंट्स बेटा, 2 कंपोनेंट्स.
जो हमारा होलो एंजाइम था, उस होलो एंजाइम के बेटा कितने कंपोनेंट्स थे बेटा? 2 कंपोनेंट्स थे। एक था प्रोटीन पार्ट, वापस आ जाते हैं प्रीवियस लेक्चर के उस पॉइंट पे, प्रोटीन पार्ट, एंड वी कॉल दैट प्रोटीन पार्ट एज, शाबाश बेटा, एपो एंजाइम। और दूसरा जो था बेटा, वो कौन सा पार्ट था बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। आज मैं इसको शाबाश अच्छे से आपको जितने भी मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे इवन बच्चों से क्या ऑथर्स से, बहुत सारे ऑथर्स मैंने देखे हैं जो इनको इंटरचेंज करके यूज करते हैं इन टर्म्स को समझना जरूरी है, इसलिए ये टॉपिक वापस पढ़ा रहा हूं। एपो एंजाइम और इस नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को बहुत सारे नाम थे बेटा। इसको यूजुअली कहते हैं, इस नॉन प्रोटीन, मैंने क्या लिखाया था? को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। आज आप इनको डिटेल में ही अच्छे से पढ़ेंगे। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को बेसिकली एक जनरल टर्म से डिनोट किया जाता है, वी कॉल द टर्म एज कोफैक्टर। कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सर प्रीवियस लेक्चर में आपने इसका नाम कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप बताया, बेटा वापस वही नाम आएगा, लेकिन पहले आप समझ जाएंगे डिटेल में। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग कोफैक्टर के नाम से शाबाश रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर है, सर ये क्या काम करता है? इट शाबाश एक्चुअली इट हेल्प्स इन शाबाश एंजाइमेटिक एक्टिविटी, या इट हेल्प्स इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और यू कैन से फंक्शन ऑफ एन एंजाइम। मैं समझाता हूं बेटा। ऐसे क्या लगता है? मेजॉरिटी या मेजर पोर्शन ऑफ दिस होलो एंजाइम, ऑफ दिस फंक्शनल यूनिट, इस होलो एंजाइम का मेजर पार्ट कौन सा होता है? ये एपो एंजाइम। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, इस एपो एंजाइम की कोई कदर नहीं है तब तक जब तक इसके साथ अटैच नहीं होगा ये नॉन प्रोटीन पार्ट, जो इसकी फंक्शन के लिए जरूरी है। इस एपो एंजाइम की फंक्शन के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, जो सारे पूरे एंजाइम की फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला पार्ट? नॉन प्रोटीन पार्ट, एंड वी कॉल दिस नॉन प्रोटीन पार्ट एज कोफैक्टर बेटा। अब एक कोफैक्टर बड़े सारे टाइप के हो सकते हैं, वही तो आपको सीखना है। जनरल नाम क्या पढ़ा इस नॉन प्रोटीन पार्ट का? कोफैक्टर। दीज कोफैक्टर्स कैन बी ऑर्गेनिक इन नेचर, दे कैन बी इनऑर्गेनिक इन नेचर बेटा। ये सीखना पड़ेगा आपको बेटा। दे कैन बी ऑर्गेनिक इन नेचर, दे कैन बी इनऑर्गेनिक इन नेचर, यही समझना आपको फिलहाल। एपो एंजाइम तो आपने सीखा है बेटा। अब नॉन प्रोटीन पार्ट जो है इस पे डिस्कस करते हैं। ये नॉन प्रोटीन पार्ट रिपीट कर रहा हूं, दिस नॉन प्रोटीन पार्ट बेसिकली शाबाश हेल्प्स इन दी एंजाइमेटिक फंक्शन ऑफ दिस एपो एंजाइम। ये एपो एंजाइम की फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसका होना मैंडेटरी है, इसका होना जरूरी है। किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ। तो बेटा क्या बोला मैंने अभी आपको? शाबाश, दिस कोफैक्टर, जिसको हमने क्या कहा? नॉन प्रोटीन पार्ट, शाबाश, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इट कैन बी ऑर्गेनिक इन नेचर, इट कैन बी इनऑर्गेनिक इन नेचर बेटा। दोनों चीजें आप ध्यान से सुनेंगे। कंफ्यूज में आशा कहाँ गुमुत कि सर कल प्रोस्थेटिक ग्रुप बताया, आज कोफैक्टर बता रहे हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डिटेल में इस चीज को क्लियर करेगा। कोफैक्टर कैन बी ऑर्गेनिक। अगर ये ऑर्गेनिक निकला, अगर ये बेटा ऑर्गेनिक निकला, ऑर्गेनिक कोफैक्टर था, लेकिन ये हाई मॉलिक्यूलर वेट का था बेटा, हाई मॉलिक्यूलर वेट का था। फिलहाल मॉलिक्यूलर वेट को साइड में रखते हैं बेटा। अगर ये ऑर्गेनिक निकला लेकिन टाइटली अरेंज्ड था, टाइटली शाबाश बाउंड था, टाइटली बाउंड बेटा। टाइटली बाउंड का मतलब होता है कोवेलेंटली बाउंड था बेटा। किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ। अगर ये कोवेलेंटली बाउंड था किसके साथ बेटा? एपो एंजाइम के साथ, मतलब टाइट अरेंजमेंट था इसका एपो एंजाइम के साथ, इस कोफैक्टर का, ऑर्गेनिक कोफैक्टर का। तो उस टाइम इसका नाम पड़ रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप बेटा। ये किसकी बात हो रही है यहां पे बेटा? ऑर्गेनिक की। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होगा, टाइटली बाउंड होगा, तो हम उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं बेटा। अगर यही ऑर्गेनिक, ध्यान देना, अगर यही ऑर्गेनिक लूजली अरेंज्ड था बेटा, लूजली अरेंज्ड था, वीक फोर्सेस के साथ, वीक फोर्सेस और वीक इंटरेक्शंस के साथ एपो एंजाइम के साथ अटैच था उनकी वजह से, और इसको उस टाइम क्या कहते हैं हम बेटा? उस टाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप नाम नहीं आएगा, उस टाइम नाम आएगा कोएंजाइम।
ठीक है बेटा, ध्यान से। तो दिस कोफैक्टर कैन बी ऑर्गेनिक, दिस कैन बी इनऑर्गेनिक। बेटा खास ख्याल रखना, इफ इट इज ऑर्गेनिक इट कैन बी कोएंजाइम, इट कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, मैंने इन दो की डिफरेंस मैंने डिफरेंशिएट इनको करवाया था पिछले लेक्चर में। ठीक है ना। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली अरेंज्ड है, इसका मतलब है चांस नहीं बनता हम इसको डिटैच करवाएंगे। किससे? एपोएंजाइम से। बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। और अगर ये लूजली अरेंज्ड है तो इसको हम डिटैच बेटा कर पाएंगे। ठीक है। अब देखो, अगर इनऑर्गेनिक है, कोफैक्टर क्या है? इनऑर्गेनिक, लाइक कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयंस, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयंस, मैग्नीज डाइपॉजिटिव आयंस। बेटा ये आयंस होंगे, इनऑर्गेनिक आयंस होंगे, तो ये आयंस भी इंपॉर्टेंट कभी कभार होते हैं एंजाइमेटिक फंक्शन के लिए। तो उस टाइम इन कोफैक्टर्स क्या बनेंगे? इनऑर्गेनिक। इनको उस टाइम एक्टिवेटर्स का नाम दिया जाता है बेटा। दे आर देन कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स। तो बेटा हमारे पास 3 टर्म्स तो आ गई ना बेटा, शाबाश, 3 टर्म्स आ गई। दिस कोफैक्टर कैन बी कोएंजाइम, दिस कोफैक्टर कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप, दिस कोफैक्टर कैन बी एक्टिवेटर, depending upon the nature, whether they are organic, whether they are inorganic. If they are organic, it depending upon by which interaction they are bound with apoenzyme. If they are tightly arranged, they are prosthetic group. If they are loosely arranged, they are shabash coenzymes beta. But all these substances, all these groups are basically important for the functioning of an enzyme. एपो एंजाइम सिर्फ काम नहीं करेगा जब तक उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ दिस और दिस। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पढ़ना है। तो इसमें से मैं आपको जो क्वेश्चन पढ़ाना है दैट इज कोएंजाइम का पढ़ाना बेटा। तो आज हम पहले क्वेश्चन क्या उठाएंगे? कोएंजाइम्स। बस थोड़ा सा टॉपिक है 5-10 मिनट का, पहला टॉपिक उठाएंगे हम कोएंजाइम का बेटा। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। तो हमारा टॉपिक क्या है शाबाश बेटा? कोएंजाइम। कोएंजाइम्स, अभी मैंने बोला आपको, अभी फ्रेश आ रहा है कोएंजाइम्स टॉपिक का बेटा। कोएंजाइम जो टॉपिक है इसमें क्या लिखूंगा मैं? दीज आर, क्या लिखेंगे हम शाबाश? दीज आर, क्या लिखेंगे? दीज आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स लिखेंगे ना, या दीज आर ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। दीज आर ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस that are shabash loosely or tightly bound, that are loosely arranged or loosely bound with apoenzyme and are important for the functional activity of an enzyme and are important for the functional activity of an enzyme. बेटा ध्यान से, these are organic substances, एक point, which are loosely arranged, दूसरा point, and which are important for functional activity of the enzyme. बेटा 3 point, एक और point भी आप add कर सकते हैं। अगर ये loosely arranged है, these are detachable, they can be detached easily from apoenzyme. ठीक है बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पे, तो खास ख्याल रखना है इस बात का यहां पे शाबाश बेटा। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे किसके रिलेटेड बेटा? कोएंजाइम्स के रिलेटेड। ठीक है, तो अब मुझे डिटेल में आपको बताना नहीं, ये कोफैक्टर है। आप लिख सकते हो कोएंजाइम इज अ टाइप ऑफ कोफैक्टर which is organic in nature and is loosely arranged with the apoenzyme and is important for the functional activity of an enzyme. आप लिख सकते हैं इट इज शाबाश कोएंजाइम इज ए कोफैक्टर। अब आपको ये टर्म्स डिस्टिंग्विश खुद करनी है बेटा, बाकी ऑथर्स और बाकी स्टूडेंट्स की तरह आपको इंटरचेंज में इसको यूज नहीं करना है। ठीक है बेटा, कंफ्यूजन नहीं करना है। ये अलग टर्म हुई बेटा, ये देखना है कोफैक्टर अलग टर्म है, दैट इज अ ब्रॉडर टर्म, ब्रॉडर कैटेगरी। इट कैन बी कोएंजाइम, इट कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप बेटा, इट कैन बी एक्टिवेटर। इन टर्म्स को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस कोएंजाइम पे बेटा। कोएंजाइम्स आर कॉमनली शाबाश रेफर्ड एज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, these coenzymes are commonly referred as
दीज आर कॉमनली रेफर्ड एज और नोन एज, बेटा शाबाश, इनको कहते हैं सेकेंड सबस्ट्रेट्स, सेकेंड सबस्ट्रेट्स, और इनको हम को सबस्ट्रेट्स भी कहते हैं। सेकेंड सबस्ट्रेट्स और को सबस्ट्रेट्स। बेटा ये सेकेंड सबस्ट्रेट का नाम क्या होता है? देखो बेटा, सबस्ट्रेट तो अभी आपने जाना, एंजाइम है तो वो एक्ट करेगा सबस्ट्रेट पे, बट यहां कोएंजाइम को सेकेंड सबस्ट्रेट क्यों कहते हैं? बेटा ध्यान रखना, इस एक्सप्लेनेशन को समझना, क्यों, बिकॉज, क्यों, ये सब चीजें क्यों कहते हैं, सेकेंड सबस्ट्रेट क्यों कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोएंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में इसलिए इसको सबस्ट्रेट नहीं कहते, कोई और वजह है इसलिए इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। बेटा एंजाइम जो हमारे पास कोई भी एंजाइम होता है ना बेटा, उस एंजाइम के रिलेटेड जो सबस्ट्रेट इसका अपना होता है ना, जिसपे इसको एक्ट करना है, उस सबस्ट्रेट को एफिनिटी होती है एंजाइम के रिगार्डिंग। एफिनिटी इशू समझिए तो बेटा, एक कल्ट होता है बेटा, एक अट्रैक्शन होती है इस सबस्ट्रेट को अपने एंजाइम पे जाने के लिए और उसके साथ अटैच करने के लिए, इस सबस्ट्रेट को, ठीक है ना, कोई भी सबस्ट्रेट हो अपने एंजाइम के लिए। मतलब इस सबस्ट्रेट को शाबाश क्या होती है बेटा, एफिनिटी टुवर्ड्स दिस एंजाइम बेटा, ठीक है। इस कोएंजाइम को भी ऐसा ही एक चीज है, ऐसी ही एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है सेकंड सबस्ट्रेट। वो क्या है? इट शोज एफिनिटी, इट शोज शाबाश हायर एफिनिटी, हायर एफिनिटी, शाबाश कंसिडरेबल एफिनिटी टुवर्ड्स एपो एंजाइम, टुवर्ड्स एपो एंजाइम बेटा। कहते हैं जैसे सबस्ट्रेट एफिनिटी दिखाता है एपो एंजाइम को, जहां एपो एंजाइम के साथ अटैच होने में या एंजाइम के साथ अटैच करने में अपने आप को, तो वैसे ही कोएंजाइम भी वैसे ही एफिनिटी दिखाता है एपो एंजाइम के साथ जाने के लिए, उधर अटैच होने के लिए। उस एफिनिटी को अगर देखा जाए तो वो एफिनिटी जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं हम सबस्ट्रेट की एफिनिटी के साथ, इतनी अच्छी खासी एफिनिटी होती है, ठीक है बेटा। ऑन द बेस ऑफ दैट सिमिलरिटी बिटवीन दैट एफिनिटी, ठीक है बेटा, इसको कहते हैं, अगर ये सबस्ट्रेट है, फर्स्ट सबस्ट्रेट है जिसको जाना ही एंजाइम पे, जिसको आगे जाके एंजाइम कन्वर्ट कराएगा किसमें, प्रोडक्ट्स में, तो इसको क्या कहेंगे फिर, ये एक टाइप का सेकंड सबस्ट्रेट है। बट खास ख्याल रखना, these are not the substrates which are to be converted into products, no 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 no, because ये substrate इसलिए नाम रखा गया इसको, because इसको कंपेयर किस हिसाब से करते हैं हम, because कंपेयर करते हैं on the basis of the affinity towards the apoenzyme, that is why they are commonly known as second substrates बेटा। क्या कहते हैं इनको? second substrates। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोएंजाइम्स के बारे में, ठीक है बेटा। तो अब जो है ये पॉइंट आप क्लियर हो गया है। These show a considerable affinity towards the apoenzyme, जुड़ना तो एपोएंजाइम के साथ ही है, बिकॉज ये जुड़ेंगे तो कंप्लीट बन जाएगा होलो एंजाइम, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की एफिनिटी और इसकी एफिनिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है टुवर्ड्स दैट एपोएंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई दे आर रेफर्ड एज सेकंड सबस्ट्रेट्स, ठीक है। अब एक और पॉइंट इनके बारे में बेटा, जो ये कोएंजाइम्स होते हैं बेटा, जो ये कोएंजाइम्स होते हैं, these coenzymes are usually शाबाश विटामिन डेरिवेटिव्स, विटामिन डेरिवेटिव्स बेटा, खास ख्याल रखना इसका। विटामिन डेरिवेटिव्स जो ये कोएंजाइम्स होते हैं ना, अक्सर बेशतर एंजाइम्स में ये कोएंजाइम्स विटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। जो हमारे विटामिन्स है, विटामिन बी, पर्टिकुलरली विटामिन बी, स्पेशली विटामिन सी, बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, पर्टिकुलरली इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन सा विटामिन डेरिवेटिव्स में कौन कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं मोस्टली, यूजुअली का मतलब होता है मोस्टली विटामिन डेरिवेटिव होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो नॉन विटामिन डेरिवेटिव होते हैं, जो विटामिन के डेरिवेटिव नहीं होते, कुछ और सब्सटेंस भी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी में ये कोएंजाइम्स कौन होती है? विटामिन डेरिवेटिव्स। लाइक शाबाश बेटा, लाइक कौन कौन सा एग्जांपल में, लाइक टीपीपी, थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन एंजाइम का, थायमीन विटामिन का नाम सुना होगा, थायमीन पायरोफॉस्फेट बेटा, थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। पायरोडॉक्सल फास्फेट, पायरोडॉक्सल फास्फेट बेटा, पायरोडॉक्सल फास्फेट, पायरोडॉक्सिन भी एक विटामिन है, टीपीपी है, पायरोडॉक्सल फास्फेट है,
बेटा बहुत सारे एंजाइम है। फ्लेविन, मैं बताता हूं, एक और है, नाम याद रखने से कुछ नहीं होगा। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। राइबोफ्लेविन आपने नाम सुना होगा, राइबोफ्लेविन एक विटामिन है, उससे ये फ्लेविन का कॉन्सेप्ट आया है। ये सारे देखो, पायरिडॉक्सल फास्फेट का मतलब पायरिडॉक्सिन से आया है, वो भी विटामिन है। थायमीन पायरोफास्फेट है, थायमीन से आया है। ये डेरिवेटिव्स विटामिन्स के है बेटा, जो एक्ट करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स में एज कोएंजाइम्स। यस बेटा, एज कोएंजाइम्स एक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है बेटा, शाबाश। अब क्या होता है, अभी मैंने बोला कि यूजुअली और मेजॉरिटी केसेस में ये विटामिन डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये नॉन विटामिन डेरिवेटिव्स होते हैं। यस, शाबाश। आप लिख सकते हैं, समटाइम्स द कोएंजाइम्स आर non-vitamin derivatives. Sometimes they are non-vitamin derivatives. Non-vitamin derivatives, बेटा खास ख्याल रखना है इस बात का, non-vitamin derivatives। ठीक है ना, लाइक ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी एक्ट करता है कभी कभार कोएंजाइम। लाइक यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, UDP, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, CDP, साइटिडीन डाइफॉस्फेट। बेटा इनका कोई कनेक्शन नहीं है विटामिन से, ये कोई डेरिवेटिव्स विटामिन के नहीं है। साइटिडीन डाइफॉस्फेट बेटा, ये सारे जो यहां पे है, दीज ऑल आर नॉन विटामिन डेरिवेटिव्स, शाबाश, जो एक्ट करते हैं एज कोएंजाइम्स। तो ये कोएंजाइम्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, विटामिन डेरिवेटिव्स एंड नॉन विटामिन डेरिवेटिव्स। बेटा होते क्या है कोएंजाइम्स, दीज आर कोफैक्टर्स। किस नेचर के बेटा, ऑर्गेनिक नेचर के। बट क्या प्रॉपर्टी लेके है, दे आर लूजली बाउंड with apoenzyme and they are known as second substrates and they are of two types, vitamin derivatives and non-vitamin derivatives। बेटा क्लियर हुआ, ये कोएंजाइम का टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ेंगे। बेसिकली मैं कह रहा हूं इससे भी अच्छा है आप जो ये तीन टर्म्स मैंने बताई, डिफरेंस बिटवीन कोफैक्टर, एपोएंजाइम, होलोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड एक्टिवेटर, इनको डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, इनके डिफरेंसेस पता होना जरूरी है। बिकॉज बहुत सारे ऑथर्स, किताबों में मैंने बहुत सारे ऑथर्स को इनको यूं ही लिखते हुए देखा है, उसके बदले ये, इसके बदले ये, ठीक है ना, इंटरचेंज करते हैं, जो कि गलत है बेटा। क्लियर हुआ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा कोएंजाइम। अब जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे एक्टिव साइट्स के बारे में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब ये चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। हम डिटेल में माइक्रोस्कोपिक डिटेल पढ़ेंगे अब एंजाइम्स की बेटा, ठीक है। तो जो टॉपिक नेक्स्ट हमारा है दैट इज एक्टिव साइट बेटा, ठीक है बेटा, शाबाश। तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, एक्टिव साइट के बारे में। ठीक है बेटा, एक्टिव साइट्स क्या होते हैं एंजाइम्स के, एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स किनको कहते हैं बेटा, इसको समझना जरूरी है अगर आपको एंजाइमेटिक एक्टिविटी समझनी है, अगर आपको कैटालिसिस समझनी है, अगर आपको उस मैकेनिज्म को समझना है। मैकेनिज्म मैंने बोला था कौन सा मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म, शाबाश, दैट इज बिहाइंड दैट, शाबाश, कॉन्सेप्ट कि इंक्रीज करवाता है रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम, उसके पीछे जो मैकेनिज्म है उसके लिए इंपॉर्टेंट समझना पहले किनको है, एक्टिव साइट्स को। छोटा सा टॉपिक है लेकिन कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखने हैं बेटा। एक्टिव साइट क्या होता है बेटा, एंजाइम की एक्टिव साइट, जनरली मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा बड़ा कौन है छोटा कौन है। Active sites are, shabash, are particular regions of enzyme या particular regions on enzymes, particular regions on enzymes, या ऑफ ही लिखो, ऑफ enzymes, where substrate actually binds, where substrate actually binds and undergoes catalysis, where substrate actually binds and undergoes, shabash, and undergoes catalysis,
एंड अंडरगोज कैटालिसिस। बेटा दो चीज याद रखोगे आप, अगर मैं बोल रहा हूं एंजाइम के ऊपर कोई रीजन होता है जहां पे, शाबाश, एक पर्टिकुलर सा रीजन होता है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करती है बेटा और कन्वर्ट हो जाती है, शाबाश, प्रोडक्ट्स में बिकॉज ऑफ द कैटालिसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। इसका मतलब क्या हुआ, ये सबस्ट्रेट बाइंड हो जाती है एंजाइम के एक पर्टिकुलर रीजन पे। बड़ा कौन हुआ फिर बेटा, एंजाइम हुआ ना। तो शाबाश बेटा, अगर मैं कहूं ये एंजाइम है बेटा, अगर मैं कहूं ये एंजाइम है बेटा, होलो एंजाइम है बेटा, इस एंजाइम में एक जगह पे, शाबाश बेटा, एक जगह पे बेटा, इस एंजाइम पे एक जगह पे सपोज ऐसी कोई जगह है, ट्रायंगुलर शेप में कोई जगह है या किसी भी शेप में जगह है, ये वाली, ये सारा एंजाइम हुआ बेटा, ये बेटा सारा एंजाइम है, ठीक है बेटा, ये एंजाइम है। एंजाइम का मतलब आप समझ चुके हो, होलो एंजाइम जिसकी बात मैं कर रहा हूं। There is a particular region, there is a particular point, there is a particular area on this enzyme where substrate actually comes and binds. इसका मतलब है सबस्ट्रेट छोटा होता है। एंजाइम इज ए लार्ज एंटिटी बेटा, एंजाइम इज ए लार्ज एंटिटी, सबस्ट्रेट्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर बेटा, substrates are comparatively smaller than enzymes. That is why they come and bind at specific regions, and those specific regions are known as एक्टिव साइट्स। यस बेटा, इधर देखो, शाबाश मेरी तरफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर यहां पे सबस्ट्रेट आएगा, ये सबस्ट्रेट हुआ, ठीक है बेटा, ये हुआ सबस्ट्रेट, और फिर बेटा ये क्या हुआ, अगर ये सबस्ट्रेट हुआ, जहां ये सबस्ट्रेट आके ज्वाइन करेगा, फिर इस चीज को हम क्या कहेंगे, एक्टिव साइट बेटा, इसको एक्टिव साइट कहेंगे, ठीक है बेटा। ये एक्टिव साइट हुई जहां पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा बेटा, और बाइंड करने, सिर्फ बाइंड नहीं करेगा, बाइंड करने के बाद कैटालिसिस करेगा। कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा किसमें, प्रोडक्ट्स में। गो दैट मीन्स इस साइट पे, इस एक्टिव साइट पे दो काम होते हैं जो आपको खास ख्याल रखना है। सर कौन से दो काम, एक तो बाइंडिंग होती है ना बेटा, जस्ट बाइंडिंग, फिजिकल अटैचमेंट होती है ना, तो प्लस दूसरा क्या होता है बेटा, कैटालिसिस भी होती है सर, फिर उसके बाद रिएक्शन भी होती है, कन्वर्शन भी होता है उनका प्रोडक्ट्स में। तो एक्टिव साइट्स में दो चीजें होती है बेटा, बाइंडिंग भी तो होगी, बाइंडिंग होने के बाद कैटालिसिस भी होगी, वही तो डेफिनेशन में पॉइंट आ रहे हैं ना बेटा। तो एंजाइम के ऊपर स्पेशल रीजन है, जिस स्पेशल रीजन को हमने क्या कहा, एक्टिव साइट्स, वायर सबस्ट्रेट कम्स एंड फिजिकली और एक्चुअली बाइंड्स एंड अंडरगोज कैटालिसिस। इस एक्टिव साइट की प्रॉपर्टीज क्या है, इस एक्टिव साइट्स के फीचर क्या है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा पॉइंट वाइज बेटा, पॉइंट वाइज डिस्कस होगी। फिलहाल आप एक्टिव साइट का कॉन्सेप्ट समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है बेटा। एक्टिव साइट किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, इस एक्टिव साइट किसकी प्रॉपर्टी है, वो एंजाइम की प्रॉपर्टी है, जहां पे सबस्ट्रेट आके ज्वाइन करता है, पहले फिजिकली, फिर उसके बाद ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, उसके बाद कैटालिसिस हो जाएगी। उसके रिलेटेड एक खास बात याद रखो, शाबाश, एट एक्टिव साइट बेटा, एट एक्टिव साइट क्या होता है बेटा, एंजाइम जो होता है दैट कंबाइन्स विथ सबस्ट्रेट, बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस एंजाइम कंबाइन्स विथ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट, एंड एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बॉन्ड बनाएंगे। वो बाद में डिस्कस किया जाएगा, वो बॉन्ड परमानेंट होगा कि परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी बॉन्ड होगा। तो वो दो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया ना बेटा, दो सबस्टेंसेस का कॉम्प्लेक्स बन गया, हम इसे कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया बेटा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा। किसकी वजह से बन गया, जब एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ अटैच किया तो उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तो बेटा ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, ये इंटरमीडिएट स्टेज है। किसी को समझ नहीं आ रहा है, इधर देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा। इधर देखो, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दे गिव अस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।
मगर अभी काम हमारा अधूरा है ना बेटा, काम अधूरा है। काम क्या था? काम ये था कि सर इन्होंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद अभी ये एक सबस्टेंस, एक कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स। मगर हमारा काम एक्चुअली क्या है? सर यस, हमारा काम कैटालिसिस है। किसकी बेटा? सबस्ट्रेट की। किस में कन्वर्ट करना है? प्रोडक्ट्स में। तो अगला स्टेप क्या होगा? एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ तो गए, जुड़ने का मतलब हुआ था बाइंडिंग। तो अब क्या करनी है? कैटालिसिस। कैटालिसिस में क्या होगा बेटा? सर यहां से होगी, शाबाश, निकलेंगे हमारे सबस्ट्रेट, कन्वर्ट हो जाएगी किस में? प्रोडक्ट्स में। और वापस निकलेगा कौन बेटा? एंजाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट सर। एंजाइम सही सलामत बाहर आएगा। दिस इज द कैरेक्टर फीचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम इज नेवर यूज्ड और कंज्यूम्ड इन कैटालिसिस। वो जैसे जाता है वैसे वापस बाहर भी आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। वो दैट मीन्स यहां पे क्या लिखूंगा मैं? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच फाइनली गिव अस, शाबाश, प्रोडक्ट्स प्लस सही सलामत रिजनरेट किसको किया जाता है? एंजाइम को सही सलामत बाहर फेंक दिया जाता है। वे एंजाइम कोई वापस उसी रिएक्शन को फिर कैटालाइज कर सकता है। प्रोडक्ट्स कन्वर्ट बन गए किससे? हमें सबस्ट्रेट से, और एंजाइम बाहर आता है। लेकिन इस एंजाइमेटिक प्रोसेस में बेटा आपने क्या सीखा? देयर इज ए इंटरमीडिएट स्टेज। उस इंटरमीडिएट स्टेज को क्या कहते हैं हम? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको याद रखना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट्स बनेंगे विदाउट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स? नहीं बेटा। क्यों? सर सबस्ट्रेट आएगा तो फिजिकली बाइंड करेगा, फिजिकली बाइंड करेगा, बॉन्ड्स के साथ बॉन्ड्स बनाएगा इसके साथ। दो वो बॉन्ड्स वीक होंगे, दो वो बॉन्ड्स क्या होंगे? टेम्पररी। तो बॉन्ड बनाने के बाद बेटा क्या हो जाएगा? तो ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर जब बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर हो जाएगी कैटालिसिस। कैटालिसिस में ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? प्रोडक्ट्स में, और एंजाइम सही सलामत बाहर आएगा। ये एक्टिव साइट की क्वालिटी है बेटा। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब इस एक्टिव साइट के रिगार्डिंग बेटा, शाबाश। एक्टिव साइट में क्या होता है बेटा? सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे इस एक्टिव साइट का। एक्टिव साइट्स जो है, ये एक्टिव साइट्स रिजल्ट किसका है? ये कब बनते हैं? दे आर द रिजल्ट ऑफ, एक्टिव साइट्स आर रिजल्ट ऑफ, और दे आर फॉर्मड इन किस में? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ, शाबाश, प्रोटीन्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इन एपोएंजाइम्स बेटा। ठीक है बेटा। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इन एपोएंजाइम्स। As I have discussed, as I have mentioned this, मैंने रिपीट भी किया बहुत बार, इस बात को मैं रिपीट करता जा रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। तो प्रोटीन्स का आपने पढ़ा है बेटा, मैंने प्रोटीन्स में पढ़ाया। उस प्रोटीन में कन्फर्मेशंस होते हैं। कन्फर्मेशंस में क्या क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पढ़ चुके हम। तो कहते हैं एक्टिव साइट तब बनेगी जब ये प्रोटीन किस स्ट्रक्चर में आ जाएगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर में। वो टर्शियरी स्ट्रक्चर का रिजल्ट क्या है? एक्टिव साइट्स। Active sites are formed when proteins in enzymes are present in which form, which conformation? Tertiary बेटा। tertiary conformation में active sites possible है। ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद एक्टिव साइट्स का एक और पॉइंट, these active sites are, शाबाश, composed of some specific amino acids। बेटा स्पेसिफिक अमीनो एसिड की बनी हुई होगी। क्यों बेटा? क्योंकि सर ये एंजाइम जो है प्रोटीन है, इस एक्टिव साइट पे भी क्या होंगे? अमीनो एसिड्स। उन अमीनो एसिड्स में बहुत सारे अमीनो एसिड जो है जो अक्सर बेशतर एक्टिव साइट्स पे पाए जाते हैं, जैसे लाइसिन है बेटा, अर्जिनिन है बेटा, बड़े सारे एंजाइम्स है बेटा, शाबाश, ग्लाइसिन है बेटा, एस्पार्टेट है, यानी कि एस्पार्टिक एसिड जिसको कहते हैं बेटा। ठीक है ना। बट कहते हैं इन सारे अमीनो एसिड्स में भी सबसे एक अमीनो एसिड है जो कॉमनली पाया जाता है। क्या पता नीट में क्वेश्चन आ जाए बेटा, तो उसको कहते हैं हम सीरीन, अमीनो एसिड सीरीन बेटा। ये सबसे कॉमनेस्ट अमीनो एसिड है जो एक्टिव साइट्स पे पाया जाता है बेटा। दो ये भी होते हैं, ग्लाइसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, ये भी होते हैं, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट कौन सा बेटा? दैट इज सीरीन। याद रखना है बेटा।
ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक्टिव साइट में प्रोटीन होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड में सबसे कॉमनेस्ट सीरीन होता है। शाबाश बेटा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, एक्टिव साइट जो होती है, एक्टिव साइट जो होती है बेटा, ये एक्टिव साइट जो है इसमें जो शाबाश सबस्ट्रेट आके बॉन्ड बनाएगा इस एक्टिव साइट में, वो बॉन्ड जो होता है द बॉन्ड बिटवीन एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट, ठीक है ना। हम लोग ऐसे कह देते हैं एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बेटा। अगर हम टेक्निकली स्पीकिंग सारे एंजाइम पे तो सबस्ट्रेट नहीं आता है ना, सारे एंजाइम पे सबस्ट्रेट नहीं आता है, सारे एंजाइम पे सबस्ट्रेट नहीं आता है। ये सबस्ट्रेट सिर्फ किस पे आता है? एक्टिव एंजाइम पे। तो हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट्स दे कंबाइन विथ एक्टिव साइट्स, तो बॉन्ड यहां बनेंगे ना इनके साथ। वो जो बॉन्ड्स होती है ना, बॉन्डिंग होती है, दैट इज टेम्पररी बॉन्डिंग बेटा, ट्रांजिएंट बॉन्डिंग इनको कहते हैं। ट्रांजिएंट फॉर्म में होती है, टेम्परेरी फॉर्म में होते हैं बेटा वो। क्यों? क्योंकि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बेटा ये इंटरमीडिएट स्टेज रहने वाली तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसको वापस कन्वर्ट होना है किसमें? प्रोडक्ट्स में, और एंजाइम वापस आ जाएगा। तो ये जो बीच वाली स्टेज है ये क्या है बेटा? ये टेम्परेरी स्टेज है बेटा। तो टेम्परेरी स्टेज के लिए बॉन्डिंग भी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, वो ट्रांजिएंट होनी चाहिए बेटा। बेटा वो टेम्परेरी बॉन्डिंग, वीक बॉन्डिंग होनी चाहिए। एक्टिव साइट्स पे जो सबस्ट्रेट से बॉन्ड बनते हैं दे आर वीक, ये भी याद रखना आप, ये भी याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्टिव साइट्स के बारे में। शाबाश। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्टिव साइट के बारे में जो आपको याद रखना पड़ेगा, एन एक्टिव साइट, an active site of an enzyme is composed of or possesses two sites। इसके भी अपने दो साइट्स होते हैं। अगर ये आख एक्टिव साइट्स है ना, अथाशन हिस्से, ये दो हिस्से होंगे। सपोज कौन कौन सा हिस्सा? एक साइट पे क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं हम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। बेटा इस पॉइंट पे एक बार ध्यान दे दो। एक्टिव साइट्स में दो काम होने हैं, एक होना है बाइंडिंग का, और दूसरा क्या होना है बेटा? कैटालिसिस का। फिलहाल कहते हैं जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा वो एक जगह होगी, एक साइट होगी, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, ठीक। और दूसरी साइट होती जहां पे क्या होगी? कैटालिसिस, उसको कहते हैं कैटालिटिक साइट। गो यहां पे इस एक्टिव साइट में एक जगह, एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें सबस्ट्रेट आके ज्वाइन करेगा, और दूसरा पार्ट होगा जिसमें कैटालिटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। बेटा एक खास बात मैं आपको बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हमने कोएंजाइम्स पढ़े, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स पढ़े, कोएक्टिवेटर्स पढ़े, उनको भी आके इस एंजाइम में किसी जगह जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है? सर इसी एक्टिव साइट में किसी न किसी जगह उनको होना है, क्योंकि इसी एक्टिव साइट में कैटालिसिस होनी है। और सब आपने बोला उस कैटालिसिस को एंजाइम की फंक्शन के लिए जरूरी है वो नॉन प्रोटीन पार्ट, है कि नहीं है? उस नॉन प्रोटीन पार्ट को भी यही कहीं होना चाहिए ना। अब यही कहीं होना चाहिए, या इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए, या कैटालिटिक साइड पे होना चाहिए या सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड पे होना चाहिए। किनको? कोएंजाइम्स को, शाबाश, एक्टिवेटर्स को, या प्रोस्थेटिक ग्रुप को। याद रखना वो नॉन प्रोटीन वाला जो पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है इसकी फंक्शन के लिए, एंजाइम की फंक्शन के लिए, वो आके जुड़ता है किस पॉइंट पे? कैटालिटिक साइड पे बेटा। गो कोएंजाइम्स होंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होंगे, या एक्टिवेटर्स होंगे बेटा, वो किस पे आके जुड़ेंगे? किस साइड पे? कैटालिटिक साइड पे। क्योंकि इसी साइड पे एक्चुअल फंक्शन होनी है एंजाइम की। क्या फंक्शन बेटा? उसको कन्वर्ट होना करना है सबस्ट्रेट को किस में? प्रोडक्ट्स में। तो इस साइड पे सिर्फ फिजिकल बाइंडिंग होगी, फिजिकल बाइंडिंग होगी, फिजिकल अटैचमेंट होगा इस साइड पे। तो दैट मीन्स यहां पे दो साइड्स, एक्टिव साइट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू मोर साइट्स। वन साइड विल बी नोन एज सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, वन इज नोन एज कैटालिटिक साइट। गो इसमें दो जगह होगी, एक जगह पे अटैचमेंट होता होगा और एक जगह ऐसी होगी जिस जगह पे सिर्फ क्या होगा? कैटालिटिक। ये दो चीजें हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी होगी और बाइंडिंग एक्टिविटी होगी, ठीक है बेटा। तो वो मैंने पहले ही मेंशन किया है, एक्टिव साइट जो है वो दो फंक्शंस करती है, बाइंडिंग प्लस कैटालिसिस। क्लियर हुआ बेटा? ये एक्टिव साइट इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एक्टिव साइट। अच्छा बेटा, किसी ने आप में से ध्यान दिया अभी तक कि मैंने जो कैटालिटिक साइट, जो एक्टिव साइट यहां पे बनाई ना, उसके जैसे ही मैंने कौन सी बनाई? शाबाश बेटा, सबस्ट्रेट बनाई। इस पे किसी ने अभी तक ध्यान दिया? नहीं दिया होगा, अब दे दो।
इसके पीछे भी एक लॉजिक है। मैंने जैसी कैटालिटिक साइट यहां पे एक्टिव साइट बनाई, वैसे मैंने शाबाश सबस्ट्रेट बनाया, वो ऐसे मैंने बनाए कि ये आके पूरा फिट हो जाएगा उसके, लाइक हैंड एंड ग्लव, लॉक एंड की। ये आपस में फिट होने चाहिए, फिट, ठीक है ना। अगर सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट जो होती है ना, वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे सबस्ट्रेट होता है, ठीक है बेटा। इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। क्या सबस्ट्रेट ऐसा होता है जैसी एक्टिव साइट होती है? क्या एक्टिव साइट वैसी होती है जैसे सबस्ट्रेट होता है? क्या दोनों एक दूसरे को देख के अपने आप को मॉडिफाई करते हैं? यह भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो लेकिन समझ आया कि जैसे भी है, जो भी कंडीशन आप समझोगे, जो भी कंडीशन अभी आपके दिमाग में आएगा, मगर होना क्या चाहिए? सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट आपस में फिट होने चाहिए, ठीक है बेटा, फिट होने चाहिए। देखो फिट होने चाहिए। अगर आप यहां सर्कल बनाओगे, ऊपर भी आपको सर्कल जैसे सबस्ट्रेट दिखाना है, आगे जाके डिस्कस होगा ये क्यों है। फिलहाल आपको कोएंजाइम में समझ आ गए, उन टर्म्स की डिफरेंशिएशन पूरी डिस्टिंग्विश हो गई आपके दिमाग में। और फाइनली एक्टिव साइट जो एंजाइम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जहां पे बेसिकली कैटालिसिस होती है। तो एक्टिव साइट किसकी है? एंजाइम की। सबस्ट्रेट छोटा होता है, वो जाके एक्टिव साइट पे शाबाश अटैच करता है। मतलब सारा एंजाइम, याद रखना बेटा, सारा एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करता है कैटालिसिस में, उसकी सिर्फ कौन सी साइड बेटा? एक्टिव साइड। देन कैन बी मेनी एक्टिव साइट्स ऑन एनी एंजाइम, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आप याद रखोगे। कोएंजाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक था फिलहाल, जो छोटा टॉपिक था। एक्टिव साइट्स क्लियर हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ दैट एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, और वी कैन से डिक्रीजेस द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दैट रिएक्शन। मतलब वो मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म के लिए हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी का। उस पर एक ग्राफ भी सिखाना है मुझे, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। तो अपना ख्याल रखना, स्टे सेफ, स्टे होम। और अगर इसमें से कोई कंफ्यूजन है, हम लाइव सेशन में डाउट क्लासेस करते हैं, आप वहां पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू।